अस्सलाम वालेकुम आज कैसे सब लोग उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समर के थर्ड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल उससे पसता बेल आइकन तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? मेरा निकाह वो भी उस लड़की के साथ, ये कभी नहीं हो सकता। नेवर एवर। भाई अगर आप सब ने मुझे फोर्स करने की भी कोशिश की तो स्वेयर मैं उस आफत की जड़ को जान से मैं रद्द न इसमें कर दूँगा। जान इस वो जुनूनी अंदाज़ में चीखा उससे कबल के अशर कुछ कहता राशिद साहब कमरे में दाखिल हुए थे। अशर इसे कहो कि हाल में आकर निकाहनामे पर दस्तखत करे। काजी साहब आ चुके हैं। अपनी ज़िंदगी का इतना अहम फ़ैसला इतनी आसानी से उन्हें करता देखकर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। क्या सोच रहे हो बरखुरदार? इतना सोच बेचारे इस लड़की को ज़लील करने से पहले करते तो आज सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती। यू मेड द मेस, यू क्लीन इट अप। अपनी ज़िम्मेदारी निभाओ, उस लड़की को उसका खोया मुकाम वापस लौटाओ। सुनो शाहज़ाद, मैं तुम्हारी ना चाहता नहीं सुनना चाहता। अगर तुमने निकाह करने से इनकार किया तो मैं तुम्हें इस घर से जायदाद से बेदखल कर दूँगा। उनके चेहरे पर से टानों की सी सख्ती थी। उसने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। एक अजनबी की लड़की की खातिर वो अपने बेटे को घर से निकाल कर बाहर करने को तैयार थे। उसका दिल पक्के फोड़े की मारी दुखा था दुखा था। वो चुपचाप हॉल में पहुंचा था। अपने ऐन मुकाबिल सोफे पर उसको विराजमान देखकर उसका खून जोश मारने लगा। उसने अपनी निगाहें फेर ली। न जाने काजी साहब क्या कुछ पढ़े जा रहे थे। वो चौंका तो तब जब काजी साहब ने दूसरी बार ये जुमला दोहराया था। जनाब शाहज़र अफरीदी, क्या आपको यह निकाह कबूल है? उसकी बेसाख्ता निगाह राशिद साहब की तरफ उड़ी थी, लेकिन उनकी निगाहें फर्श पर सबत थी। जी कबूल है। उसने बदवक़्त तमाम ये 3 अल्फ़ाज़ अदा किए थे। उसने बदवक़्त 3 अल्फ़ाज़ अदा किए थे। आलिया बेगम के सिवाय घर के सभी ख़वातीन कमरों में दुबक गई थी और मर्द हज़रात से अचानक और हैरान-कुन सूरत-ए-हाल से बचने के लिए अफरीदी विला से बाहिर हो रहे थे। उनके बरअक्स सरमीन ने बड़े आराम से कबूल किया है का कहकर कागज़ात पर दस्तखत घसीटे और उस कमरे से की तरफ चल दी जहाँ वो गुज़िश्ता आधे घंटे से बैठी हुई थी। शाहज़ाद ने एक कहर आलूदा निगाह से उसकी उनकी पुष्प पर डाली। इससे कबल कि वो अपने ही घर में इस कदर घुटन कभी महसूस नहीं हुई थी। वो इस माहौल से निकल जाना चाहता था। उससे कबल कि वो बाहर की तरफ कदम बढ़ाता, राशिद साहब ने उसे कंधे से थाम लिया था। अक़द का मतलब समझते हो तुम? इट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सारी ज़िम्मेदारियाँ जो अब तो तक इस लड़की के बड़े उठाते आ रहे हैं, वो आज से तुम्हारी हैं। वो तुम्हारी बीवी है, इस घर की बहू है, उसे इतनी ही इज़्ज़त व अहमियत मिलनी चाहिए जिसकी वो हकदार है। उसे तकलीफ़ पहुँचाने का ख़्याल भी अपने दिल में मत लाना। राशिद साहब ने हुक्मिया अंदाज़ में कहा। वह जो ज़ब्त के इंतहाओं पर था, बिना मुड़े घर की चौखट अबूर कर गया। ज़मीन पर तदबीर करके इंतकाम लेने वाले लोगों ने आसमान वाले की तदबीर से शिकस्त खाई थी और बेशक वो सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला था। वो रात के 2 बजे के करीब थका हारा अपने कमरे में दाखिल हुआ था। रूम की सभी लाइट्स बुझी हुई थी। वह बड़े इस्तेहाक से उसके बेड पर दराज ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही थी। गम के बोझ तले तबाह गुस्सा एक बार फिर जोश मारने लगा। मेरे बेड से नीचे उतरो अभी! वो दहाड़ा। मिसिस शाहज़र अफ़रीदी होने की हैसियत से इस कमरे की हर एक शै पर मेरा इतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया है कि आज से तुम सोफ़े पर सोओगे और मैं बेड पर। कमाल इत्मीनान से उसने जमाई रोकते हुए कहा। उसकी बात पर वो जारहाना अंदाज़ में आगे बढ़ा, गालिबन उसे बेड से उठाकर नीचे फेंकने का इरादा रखता हो। और मेरी नहायत अहम शर्त ज़हन से नशीन कर लो, इस कमरे में तुम्हें मुझसे 6 कदम की दूरी पर रहना होगा हमेशा। यूँ तो 4 कदम भी ठीक थे, मगर इस कमरे की सादगी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने 6 कदम मतीन किए हैं। तुम्हें जो कुछ भी कहना है 6 कदम के फासले पर रहकर कहो। मैं सुन रहा हूँ मैं सुन रही हूँ। उसने अपनी सिमत भरते हुए उसके कदमों की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरे घर में होते हुए मेरे कमरे में रहकर तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो, शरायत आयद कर रही हो। ये तुम्हारी खुश फहमी है कि मैं इनको फॉलो करूंगा। आसमान की सैर खत्म हुई। मैडम ज़मीन पर आ जाओ, अपनी औकात में रहो। उसने कमाल जमात से कहा, जब्बत से कहा। उसका दिल चाह रहा था उस खुराफाती लड़की को खिड़की से बाहर फेंक दे। डैडी डैडी! अचानक उसकी ज़ोर ज़ोर से चीखने पर शाहज़ाद ने नासमझी के इलम में उसकी तरफ देखा। डैड यहाँ तुम्हारे डैड कौन है? वो मुताज्जिब खोया हुआ जहाँ चंद ही सेकंड गुजरे थे कि राशिद साहब और आलिया बेगम उसके कमरे में दाखिल हुए थे। क्या हुआ बेटी, तुम चीखी क्यों हो? उसने कसदन अपनी बात अधूरी छोड़कर शाहज़ाद की तरफ देखा। उसकी नज़रों की ताक़ुब में राशिद साहब ने मलामती नज़रें शाहज़ाद की सिमत देखा। उससे कबल को उसकी अधूरी बात का नामालूम कौन-सा मफ़हूम अख़ज़ करते वो बोल पड़ी। वो छिपकली थी, छिपकलियों से मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए बेसाख्तगी मैं आपको पुकार बैठी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आप डिस्टर्ब हुए। उसने मस्कीन शक्ल बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बेझिझक कह सकती हो। अब सोचा रात बहुत हो गई है। उसके सर पर हाथ रखकर वो कमरे से बाहर निकल गई। शाहज़र के ऊपर एक निगाह डाले बगैर उसका दिल कट कर रह गया। गलती उसकी थी। वो दरवाज़ा मक़फ़ल करना भूल गया था। दरवाज़ा बंद होता तो उसकी चीख की आवाज़ बाहर नहीं जाती। क्या पूछ रहे थे तुम?
यहाँ मेरे डैड कौन है? क्या तुम्हें कुछ देर कबल कही मेरी हकूक़ वाली बात समझ नहीं आई? तुम्हारे डैड ही अब मेरे डैड हैं, अब समझ आई तुम्हें मेरी औकात? इस घर में फ़िलहाल मेरी औकात तुमसे ज़्यादा है। वो कमाल इत्मीनान से दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, रात के 2 बजे चीख कर सबको अपनी तरफ मतवज्जा करने के तुम क्या साबित करना चाहती है? तुमने ये अजीब हरकत क्यों की है? क्या सोचते होंगे डैड मेरे मुतालिक? उसकी आवाज़ सदमे से भारी हुई थी। मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती हूँ, बस तुम्हारे घर वालों की नज़रों में तुम्हें ज़लील करना चाहती हूँ। वो यही सोच रहे होंगे कि तुमने अपनी नई नवेली दुल्हन पर हाथ उठाने की कोशिश की है। वो बेचारी मज़लूम मदद के लिए चीखी होगी। उसने बेड पर बैठते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा, तुम मेरी तवक्का से ज़्यादा शातिर हो। अगर मेरी सलाह मानो, तुम अपना फाती दिमाग दौड़ाना बंद कर दो, वरना तुम बहुत पछताओगी। वो जहर खंद लहजे में बोलता, बिस्तर के तकिए से तकिया उठाता हुआ सोफे की चमत बढ़ाता। तकिए पर सर रखते ही उसे नमी का एहसास हुआ। उस नीना नैना समझने वाली अंदाज में तकिए को सर के नीचे से निकालकर आंखें सकेड़े देखा। आधी तकिया नम था। उसे सर झटका और तकिया पलटकर सोने की कोशिश करने लगी। सो जाओ शाहजर, मुमकिन है कि ये सब बस का एक ख्वाब हो। कल सुबह जब तुम्हारी आंख खोले सब कुछ पहले जैसा हो। उसने जैसे खुद को दिलासा दिलाया। वो दोनों इस रात सो ना सके, एक दूसरे से लाताल्लुक वो दोनों चाहते रहे थे। रात धीरे धीरे गुजरती जा रही थी। अगली सुबह फजर के वक्त बाथरूम से आती पानी की आवाज़ से उसे जगा दिया था। वो कच्ची नींद सोता रहा। ज़रा सी आहट पर उसकी आंख खुल जाया करती थी। थोड़ी देर बाद वो गीले चेहरे के साथ वॉशरूम से निकली थी। बगैर कमरे की लाइट चलाए वो जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। वो उसी लिबास में मलबूस है जिसे पहनकर गुज़िश्ता रोज़ वो इस घर में आई थी। उसने नफरत से अपना रुख मोड़ लिया और अपनी एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगी। दूसरी दफ़ा जब उसकी आंख खुली घड़ी की सुइयां 7:30 बजने का संदेशा दे रहे थे। बिस्तर खाली था, वो कमरे में नहीं थी। उसने सुकून की सांस ली और फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। मॉम, मेरा ब्रेकफास्ट। वो बावास बुलंद किचन की में देखकर बोला। कुछ देर बाद जब किचन से कोई जवाब मौसूल ना हुआ, वो चीख उठा, रशीदा बुआ, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? क्या किसी को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? उसकी चीख पर रशीदा बौखला गई हुई किचन से बाहर आमद हुई। वो, शाहजर बेटा, इस घर में किसी को भी आपके नाश्ता सर्व करने की इजाज़त नहीं है। वो हामते हुए बोली, सिवाय मेरे। और नाश्ते की ट्रे हाथों में उठाए बड़े ही नाच से चलती हुई उसके नज़दीक आकर रुकी। व्हाट? वो ये क्या बकवास है? किसने बनाया है ये वाहियात रोज़? अब क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए जो मैं तुम्हारे हाथों से सर्व किया हुआ खाना खाऊंगा? इट्स इम्पॉसिबल। वो दहाड़ा था। इससे कबल के वो अपने सामने रुके रखी ट्रे को फेंक देता। राशिद साहब, भलाई मंजिल की सीढ़ियाँ उतरते हुए दिखाई देती है। मैंने बनाया है ये वाहियात कानून। आज से तुम्हें ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, तुम्हारी बीवी सर्व करिए। इस घर के किसी और फर्द को इसकी इजाज़त नहीं है। और अब बिलासपुर चला के तुम्हें इस नौश फरमाना होगा। बिना चूचड़ा के तुम्हें इसे नौश फरमाना होगा। शुक्र मनाओ कि आज तुम्हें यह नसीब हो रहा है। कल से अगर ठीक 7:30 बजे तुम टेबल पर ना पहुंचे तो ये भी नसीब नहीं होगा। उनकी बात सुनकर वो ताज्जुब के मारे खड़ा हो गया। वो अपनी बात कहकर बाहर निकल गया और सीधा किचन में आया था। मम्मी, आंटी, ये सब क्या हो रहा है? वो और कितनी इंसल्ट करेंगे डैड मेरी? कल जो कुछ हुआ वो काफ़ी नहीं था, जो अब वक़्त का खाना भी मुझे हराम करना किया जा रहा है। वो ज़बत से बोला, मगर आलिया बेगम और राहत बेगम अपने अपने कामों में यूँ मसरूफ़ रहीं जैसे उसकी बात सुन ना सकी हूँ। मम्मी, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? इसने आलिया बेगम का रुख अपनी सिमत किया था। शाहजर, अपनी मम्मी को तंग मत करो, वो तुमसे बात करना नहीं चाहती। इस घर का कोई भी फ़र्द तुमसे बात नहीं करना चाहता। प्लीज़ किचन के बाहर चले जाओ और जैसा तुम्हारे डैड कह रहे हैं वैसा करो। आलिया बेगम के बजाय राहत बेगम की तरफ से जवाब आया था। वह शिद्दत रह गया। क्या ये ही वो राहत आंटी थीं जो उसकी खातिर उसकी मम्मा से तक लड़ जाया करती थी? किस कदर सफाकी से उन्होंने ये जुमला कह दिया था, जुमला अदा किया था। उसे साकत छोड़कर वो दोनों किचन से बाहर निकल गईं। क्या आप वाकई तुम ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते? क्या मैं इसे वापस रख दूं? सरमीन ने नाश्ते की ट्रे हाथों में उठाए किचन में दाखिल हुई। वो मुस्कुरा रही थी। किचन में उसके और उसके घर की खवातीन की माबीन हुई गुफ्तगू को वो खूबी सुन चुकी थी। अपने सामने इस सूरत हाल की वजह को देख कर उसका हलक तक कड़वा हो गया था। उसका लंबे लंबे ढक पड़ता लॉन में चला आया। लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। उसका दम घुटता महसूस हो रहा था। अपने ही घर के इस माहौल में वो बाइक लेकर इस घर से दूर निकल गया। वो किचन में दाखिल हुई तो आलिया बेगम और राहत बेगम को किचन में खाना पकाने के साथ हम लाजमी को हिदायत देते हुए मैं मसरूफ़ पाया। वो तजब बस के आलम में आगे बढ़ी। आंटी, क्या मैं कुछ मदद करवा दूँ? अम्मा, उसने धीमी आवाज़ में प्रसार किया। अरे नहीं बेटी, इतने मुलाज़मों के होते हुए हमें मदद की ज़रूरत पेश आ सकती है भला। तुम ऐसा करो, सबके साथ बैठ बातें करो, सबसे घुलने मिलने की कोशिश करो। राहत बेगम मसनूई मुस्कुराहट के साथ गोया हुई। आलिया बेगम ने उसकी तरफ मतवज्जा होना ज़रूरी नहीं समझा था। उसे महसूस हुआ जैसे उन्हें उसका किचन में आना नागवार गुजरा हो। आंसुओं का गोला निकलती हुई वो अपने कमरे में आ गई थी। उसे यकीन था कि वो इस घर में कभी एडजस्ट नहीं हो पाएगी। उसकी अहम वजह तो थी अफरीदी विला का मकीनों के दिल में दबी नफरत।
وہ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اور کیوں کرتے، وہ اس شخص کی زندگی میں زبردستی گھس آئی تھی جس سے وہ لوگ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ وہ یہاں شاہزر کی زندگی مشکل بنا رہی تھی، مگر اس گھر میں اس کا ہر ایک منٹ بھاری گزر رہا تھا۔ جن ارادوں کو یا پایا تکمیل پہنچانے کے لیے اس کا نکاح نامے پر دستخط کی تھی، ان ارادوں کی تکمیل کرنا ناممکن معلوم ہو رہا تھا۔ وہ واقف تھی کہ جب تک وہ اپنا انتقام نہیں لے لیتی اس گھر میں رہنا ہوگا اور یہ آسان نہ ہوگا۔ باوجود اس کے پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ جاتے۔ کچھ دیر تک آنسو کو بے دریغ بہا لینے کے بعد وہ لان میں چلی گئی۔ لان کے نرم نرم گھاس پر پیروں کو رکھتے ہوئے اپنی ایک طمانینت کے احساس کے جسم میں دوڑ گئی۔ ابھی وہ چند ہی قدم چلی تھی کہ اس کی نگاہیں لان کے جھولے پر بیٹھی مہر پر پڑی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے جھولے کے نزدیک آئی۔ اس کی موجودگی محسوس کر لینے کے باوجود مہر نے اپنا سر نہ اٹھایا اور اسمارٹ فون کی اسکرین پر انگلی گھماتی رہی، اپنی ساری ہمت اکٹھا کر کے زمین نے لب کھولے۔ مہر، میرا مطلب ہے مصنی، مجھے یقین ہے تم مجھ سے خفا ہوگی، مگر یقین جانو مجھے علم نہیں تھا کہ وہ تمہارا بھائی، تمہارا گھر۔ اس نے نامکمل جملے کے ذریعے اپنی بات کہی۔ وہ جو کہنا چاہ رہی تھی گھبراہٹ اور شرمندگی کے مارے کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی مہر نہیں، مصنی تھی۔ اسے اس گھر میں سب یہی کہہ بلاتے تھے۔ وہ اسے اپنے دل کی بات نہیں کر سکتی تھی جیسے مہر سے کیا کرتی تھی۔ تب وہ مصنی نہیں تھی، شاہزر کی بہن نہیں تھی۔ اپنے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو ادا کرنے کے بعد اس نے بیبسی سے مہر کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کیں۔ اس کا چہرہ کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور اس کے قریب سے ہوتی ہوئی نکل گئی۔ اس کا بازو اس کے بازو سے مس ہوا تھا۔ وہ جھٹکا کھا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ جھٹکا بازوؤں کے ٹکراؤ کے باعث نہیں، دل کے ٹوٹنے کی وجہ سے لگا تھا۔ وہ بے جان وجود کی طرح لان کے گھاس پر بیٹھ کے اس کی نظروں کے دور تک مصنی کی پشت کا پیچھا کیا تھا۔ پرائی پن کی اس وسیع و عریض دنیا میں یہ خوشی کی بات ہے کہ دکھ اپنا ہے۔ مصنی کے برتاؤ سے اسے گہری چوٹ پہنچی تھی۔ اس گھر کے باقی افراد کا برتاؤ بھی دیا سا ہی تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ رشیدہ بوا اسے کھانے پر بلانے چلی گئی۔ اس گھر کے سبھی مکینوں کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کسی امتحان سے کم نہ تھا ان سبھی کے لیے۔ وہ اجنبی تھی اور اجنبیوں کے ساتھ کھانا کھانے کا تجربہ اسے نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ایک پراعتماد لڑکی ہے، اسے اجنبیوں سے ڈیل کرنا آتا ہے، مگر اس گھر میں آ کر اس کا سارا اعتماد جھاگ کی ماری بیٹھ گیا تھا۔ اجنبیوں کے ساتھ چند باتیں کر لینا آسان تھا، مگر ان کے ساتھ 24 گھنٹے گزارنا کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اسے یہاں آ کر ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے برسنے کو بےتاب ہونے لگیں۔ دل پر منو بوجھ لیے وہ ڈائننگ ہال میں آئی تھی۔ حسب معمول گھر کے سبھی افراد اپنی اپنی نشست پر براجمان تھے، تاہم شاہزر افریدی کی موجودگی غیر متوقع تھی۔ غالباً راشد صاحب سمیت سبھی کو منانے کی کوشش تھی۔ عالیہ بیگم اور تینوں تائیاں سب کو باری باری کھانا سرو کرنے میں مصروف تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی شاہزر کے نزدیک نہیں آیا تھا۔ اس سے قصداً نظر انداز کر دیا گیا۔ اس نے خود کو بے بسی کی انتہاؤں پر محسوس کیا۔ تبھی زرمین نے باول اٹھایا اور اسے کھانا سرو کرنا شروع کر دیا۔ شاہزر نے نفرت سے اسے نگاہ کی دوسری سمت کر لی۔ مصنی، پانی کا جگ پاس کرنا پلیز۔ شاہزر مصنی سے مخاطب ہوا، چاہے ساری دنیا اس سے خفا ہو جائے۔ اسے یقین تھا کہ مصنی اس سے خفا نہیں ہو رہ سکتی۔ مصنی ہنوز کھانے میں مشغول تھی، گویا اس کی بات ہی نہ سنی ہو۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود باقی افراد کا برتاؤ بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ ذلت و بے بسی کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اس نے اپنی پلیٹ پر دھکیلی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ لاشعوری طور پر سبھی کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھیں، مگر اس کے نظر زرمین کے چہرے پر مرکوز تھی۔ ایک قہر آلودہ نگاہ اس کے پر ڈالتا ہوا باہر نکل گیا۔ شاہزر کے جاتے ہی عالیہ بیگم اپنی نشست چھوڑ کر کھڑی ہو گئی اور ان کے بعد ان کی تقلید کرتے ہوئے سبھی کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سب سے آخر میں راشد صاحب اپنا کھانا ختم کر کے اپنی نشست سے اٹھے تھے، گویا یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ انہیں شاہزر کے بھوکا رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ضبط کی تنابیں اس کے ہاتھوں سے سرکتی جا رہی تھی۔ آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکنے لگا۔ آج کا کھانا ادھورا رہ جانے کی وجہ صرف وہ تھی، نہ جانے مستقبل میں اور کتنے کھانے ادھورے رہ جانے والے تھے۔ وہ شاہزر کو سبق سکھانا چاہتی تھی، اس کی زندگی خراب کرنا چاہتی تھی، اسے دکھ دینا چاہتی تھی، مگر بلا واسطہ وہ اس گھر کے مکینوں کو دکھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ خود کو ان کے مجرم محسوس کر رہی تھی۔ وہ بے چینی سے ہال کے چکر کاٹ رہی تھی، لاکھ کوشش کے باوجود اپنے اور شاہزر کے مشترکہ کمرے میں جانے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی۔ جتنے غصے میں وہ کھانا چھوڑ کر گیا تھا، عین ممکن ہے کہ اس کے سامنے پاتے ہی اس کا گلا گھونٹ دے گا۔ اسی اثنا میں رشیدہ بوا اس کے قریب آئی اور عجلت میں اس کے ہاتھ میں موبائل تھما کے کچن میں روپوش ہو گئی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھ پاتی کہ بیب میں اس کا دھیان اپنی طرف کر لیا، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ ڈیئر زرمین، میں جانتی ہوں کہ تمہیں میرے برتاؤ سے ٹھیس پہنچی ہوگی۔ میں مجبور ہوئی، اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہوں، میرے لیے بہت اہم ہے، مگر اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے خفا ہوں یا تمہارے لیے میری محبت کم ہو گئی ہے، میں کمی آ گئی ہے۔ مجھے تم پر ناز ہے، تم نے وہی کیا جو میں نے چاہتی تھی، تم نے میری بات کا مان رکھا، میرے اور شاہزر کے رشتے کی حقیقت جاننے کے باوجود تم نے اپنے حوصلوں کو ٹوٹنے نہیں دیا۔
باعتماد اور بلند حوصلہ زمین فاروقی بن گئی۔ وہ ہو بالکل پہلے والی زمین، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، مگر اس لڑائی میں تمہارے ساتھ دینے سے قاصر ہوں۔ میں شاہزادہ اور تم دونوں سے ہی محبت کرتی ہوں، میں تم دونوں سے کے درمیان کسی ایک کا انتخاب نہیں کر پاؤں گی، نہ ہی کسی ایک کا ساتھ دے پاؤں گی۔ تم اپنے حق کے لڑتی رہنا، وہی کرنا جو تمہیں مناسب لگے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ اس گھر میں ہمیں اجنبیوں کی طرح پیش آنا ہوگا، یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، اسی میں ہم دونوں کی بہتری ہے، خود کو تنہا محسوس نہ کرنا۔ اس گھر سے باہر نکلتے ہی تم جب چاہو مہر سے مل سکتی ہو، میں تمہارے لیے مہر ہی رہوں گی ہمیشہ، ٹیک کیئر۔ اس کے ہاتھوں میں مقید موبائل اس کے آنسوں سے تر ہو چکا تھا، وہ کسی تھکے مسافر کی مانند صوفے پر بیٹھ گئی، اسے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا گیلا چہرہ دوپٹے سے خشک کیا اور کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے درکار ہمت اس میں آ گئی تھی۔ وہ جوں ہی کمرے میں داخل ہوئی، اس کی چھٹی حس نے آنے والے خطرے کا احساس کرایا تھا۔ ٹیبل لیمپ اوندھا پڑا تھا، کھڑکی کے پردے فرش پر آ رہے تھے، ڈریسنگ ٹیبل کا سامان چاک بچاک بکھرا ہوا تھا، بیڈ شیٹ بیڈ کے بجائے فرش پر بچھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ کمرے کی حالت اس کے غصے کی عکاسی کر رہی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ باتھ روم سے شاور کی آواز آ رہی تھی، وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی بیڈ کی قریب آئی، فرش سے بیڈ شیٹ اٹھا کر بیڈ پر بچھانے لگی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور باہر نکلا وہ بے ساختہ پڑی تھی، وہی وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک جینز، پانی سے بتر بھورے سلکی بال شانے پر بکھرے ہوئے تھے، جن سے ٹپکتی پانی کی بوندیں یہ صاف ظاہر کر رہی تھی وہ کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا تھا۔ آ گئی تم بیوی، اس نے الفاظ بیوی پر زور دیتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ شاہزادے کی روح سرخ ہو رہی آنکھیں اور طنز یا طرز تخاطب اس نے گھبراہٹ کے دو چند کر دیے۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، سمجھ آئی تمہیں؟ آئندہ مجھے اس طرح مت پکارنا۔ بمشکل اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولی، اچھا تو تم میری بیوی نہیں ہو؟ حال ہی میں میرا نکاح جس لڑکی کے ساتھ ہوا، کیا وہ تم نہیں ہو؟ وہ اس کے عین مقابل آ کھڑا ہوا تھا، وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ تمہیں شرط یاد نہیں ہے؟ 6 قدموں کی دوری پر رہو گے، جو کہنا ہے کہو، دور ہٹو۔ اس نے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کی صحیح مگر لہجے اس کے ساتھ نہیں دیا۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ تم کوئی مظلوم بیچاری قسم کی لڑکی نہیں ہو، یقیناً کسی پلاننگ کے ساتھ آئی ہوگی۔ بولو کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں گھس آئی ہو میرے گھر میں، میری زندگی میں؟ تمہارے پرابلم کیا ہے؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا تھا، اسے خود سے اتنے قریب پا کر وہ بدک کر پیچھے ہٹتی نتیجے تک دیوار سے جا لگی۔ اس نے مڑ کر دیوار کو اور پھر شاہزادے کو دیکھا۔ اس شخص نے اس کی شرط کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، الٹا اس پر رعب جما رہا تھا۔ اس کا دماغ کھول اٹھا۔ تم ہو میری پرابلم، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تمہاری بربادی چاہتی ہوں۔ بالکل ٹھیک اندازہ لگایا تم نے، میں کوئی مظلوم بیچاری قسم کی لڑکی نہیں ہوں جو خاموشی کے ساتھ ظلم برداشت کرتی جاؤ۔ میں وہی جرنلسٹ ہوں جس نے تمہیں جیل بھجوایا تھا۔ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، میں تمہیں موقع دیا ہے کہ میری جان لے لو، مگر تم نے زندہ چھوڑ دیا۔ اب تم اپنی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ مجھے تمہاری رگتی رگ کا پتہ چل گیا ہے، دنیا والے تمہارے متعلق جو کچھ سوچے، تمہارے متعلق جیسے بھی خبریں پڑھیں، تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں محض اس بات سے فرق پڑتا ہے تمہاری فیملی تمہارے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ اس فیملی کے سامنے میں تمہیں ذلیل کروں گی، وہی چوٹ کروں گی جہاں سب سے زیادہ درد ہوگا۔ تمہیں اس قدر مجبور کروں گی کہ تم گھٹنوں پر بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگو۔ اس نے شاہزادے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اس کا تنفس تیز چل رہا تھا۔ تم مجھے تباہ کرو گی، مجھے ذلیل کرو گی؟ تم ہو کون؟ ایک کمزور لڑکی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میری ہی فیملی کو میرے خلاف کر دو گی؟ میرے ہی گھر کی چھت کے نیچے کھڑی ہو کر تم مجھے چیلنج کر رہی ہو تو جاؤ کر لو، جتنی کوششیں کرنی ہے، لیکن یہ امید قطعی نہ رکھنا کہ میرے گھر والے تمہارے مشن بربادی میں تمہاری مدد کریں گے۔ یہ لوگ میری فیملی ہے، چند روز میں وہ سب نارمل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جن سے محبت کرتے ہیں ان سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہا جا سکتا۔ اور یہ سب تم سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تمہیں کیا خبر کہ فیملی کو کیا ہوتی ہے؟ تم تو اپنی دائی ماں کے ساتھ رہتی، تم جیسی لڑکیوں کو اپنی فیملی ہوتی ہے، اپنی کوئی فیملی ہوتی نہیں ہے، اس لیے دوسروں کے ہنستے کھیلتے گھروں میں آنکھ لگانے چلی جاتی ہے۔ تم سے دوسروں کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتی، نہ اپنی محرومیوں کا بدلہ تم دوسروں سے لینا چاہتی ہو نا، ہے نا؟ شاہزادے نے اس کے نازک و دھے بازوؤں کو اپنے ہاتھ کی راہنی گرفت میں دبوچ لیا تھا۔ اس کی گرم گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں، زمین کو ایک ایک لفظ اس کی مردانہ انا پر چابک کی مانند لگا تھا۔ اس نے بھی حساب برابر کرنا ضروری سمجھا تھا۔ درد کے مارے وہ کراہ اٹھی، باوجود ضبط کے وہ آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ چھوڑو مجھے، بدک کر جب تمام زمین نے یہ لفظ ادا کیے تھے، اس کی
और लहजे की लर्जिश हिफाजत से पलकों से गिरा आंसू चेहरे के सफर करता शाहजर की गलाई पर गिरा था और बेसाख्ता जमीन के बाजू को अपने गिरफ्त से आजाद करते पीछे हटा। मिस्टर शाहजर अफरीदी, मैं आखिरी दफा कह रही हूँ तुम मुझसे दूर रहो। आइंदा तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाने की तो मैंने वो करूंगी जिसका तस्वर भी तुम नहीं किया होगा। बहुत आसाम है ना तुम्हें तुम्हारी मर्दानगी पर। एक कमजोर लड़की क्या कुछ कर सकती है उसका अंदाजा अनकरीब तुम्हें हो जाएगा। अपनी बात खत्म करके और भागने के अंदाज में बाथरूम की सिमत बढ़ी और दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रो दी। तुम्हें क्या खबर फैमिली क्या होती है? तुम जैसी लड़कियों की अपनी कोई फैमिली नहीं होती। इससे दूसरों के हंसते खेलते घरों में आग लगाने चला जाती हो। शाहजर के जहरीले अल्फाज तीर की तरह उसके दिल को चुभे थे। वो अगर उससे तकलीफ पहुंचाने का इरादा रखता था तो ये यकीनन कामयाब हुआ था। उसकी आज की ये रात उससे तकलीफ के नाम हो जानी थी। वो देर रात तक रोती रही। फजर की अजान के साथ उसकी आंख खुली। वह नमाज पढ़ने के इरादे से उठ बैठी। बेसाख्ता उसकी नजरें बेड की दाईं तरफ सोफे पर सोए शाहजर पर ठहर गई। उसका कद 6 फीट से 1-2 इंच ज्यादा था। इसका आधा जिस्म सोफे पर था और दोनों पैर सोफे के हदूद से बाहर लटक करे थे। जिस्म भी कसरती था, लिहाजा उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों के ही लिहाज से सोफे पर सोना उसके लिए नामुमकिन था। भूरे बाल माथे पर बिखरे हुए थे। हर वक़्त अंगारे गलती हुई आँखें बंद थी, सोते हुए बिल्कुल बच्चे की तरह मासूम लगा था। यकीन ही नहीं आ रहा था कि वही शख़्स है जिसकी बदौलत वो ये हाल में पहुँची, जिसकी ज़ुबान कर रात अल्फ़ाज़ नहीं ज़हर उगल रही थी। उसका ज़हर खंदा लहज़ा, उसके कटीले अल्फ़ाज़ कानों में गूंज उठे। उस शख़्स की बेआरामी पर उसे ज़रा भी तरस नहीं आया। उसे इस हालत में देखकर तमानियत और सुकून का एहसास उसके रगों में उतर गया। फ़ौरन उससे बेशतर उसके चेहरे से निगाह हटाकर वह नमाज के लिए उठ खड़ी हुई। वह सुबह 7:30 बजे का अलार्म लगाकर सोया था। ये बर वक्त नाशे की टेबल की पहुंचने की कोशिश थी। अलार्म की आवाज़ पर वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि कमरे की दाखिली दरवाजे से बरामद हुई। मेरा लॉकेट मुझे वापस करो। उसके ऐन मुकाबिल खड़ी उसने अपनी मखरूती हाथ उसके सामने फैलाया। कौन सा लॉकेट? मैं तुम्हारी किसी भी चीज़ के मुतालिक कोई मालूमात नहीं रखता। कमाल ने बेनियासी से जवाब दिया। अनजान बनने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास है। मेरी चीज़ मुझे वापस करो, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुस्सा ज़ब्त करते हुए बोली। ओह अच्छा, याद आया, वही लॉकेट जो उससे रोज़ चीना छपटी में मेरी जैकेट में फंस गया था, उसे तो मैंने फेंक दिया। उसी रोज़ तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारी किसी चीज़ को इतने दिनों तक सीने से लगा कर रखता। अब हटो मेरे रास्ते से। उसकी तरफ हटाने उसे एक तरफ हटाते हुए तंजिया हंसता आगे निकल गया। वो बेबसी की मूरत बनी उसकी पुश्त को देख रही थी। वो तेज कदम उठाता डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। सभी अफराद अपने नशीब पर विराजमान थे। जरमीन उसके पीछे आई थी। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। जरमीन उसके सामने मैंगो जूस से भरा गिलास और टोस्ट की प्लेट रखी। उसे यकसर अंदाजा करता हुआ नाश्ते की प्लेट पर नज़रअंदाज करता हुआ नाश्ते की प्लेट पर झुक गया। पहले ही नवाले के साथ उसने बड़ी तरह खांसी शुरू कर दिया। एक ही साथ कई पानी के गिलास थामे हुए उसकी तरफ बढ़े थे। कोई और मौका होता तो वो खुशी के मारे उछल पड़ता, मगर फिलहाल उसकी हालत अबतर थी। लिहाजा खामोशी के साथ एक गिलास थाम कर लबों से लगा लिया। कुछ अफाका होने पर टेबल पर मौजूद दूसरे अफराद की तरफ नजर की थी। सभी अपने प्लेट पर यूं झुके हुए थे गोया उन्हें उसकी हालत से कोई सरोकार नहीं। ये कौन सा नया ड्रामा है? बरखुरदार, क्या डिनर की तरह ब्रेकफास्ट भी किसी होटल में करने का इरादा रखते हो? जहाँ जाना है बखुशी जाओ। इसके लिए तुम्हें तमाशे करने की और मुफ्त में सबकी हमदर्दियाँ तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी ही सफाकी से राशिद साहब ने उसकी असली वाली खांसी को ड्रामे का नाम दे दिया था। उसने कुछ न कहने में आफियत जानी और अपनी प्लेट पर झुक गया। नाश्ते का हर लुकमा अजाब बन गया था। यूं महसूस हो रहा था जैसे टोस्ट में बहुत सारी मिर्ची गिर गई हो। उसकी ज़ुबान पर शदीद जलन हो रही थी। हलक में काटने से आग आई थी। उसने सरद से जूस का गिलास लबों से लगाया। पहला घूंट हलक से नीचे उतरते ही उसकी आज की तारीख में हैरत का दूसरा झटका लगा। जूस ज़रूरत से ज़्यादा मीठा था और जूस कम चीनी को घोल ज़्यादा मालूम हो रहा था। एक घूंट पीते ही उसे लगा खाया या सब बाहर आ जाएगा। उसका सर चकराने लगा। वो समझने से कासे थे ये सब क्या हो रहा है। ऐन मुमकिन था कि उसकी टोस्ट में मिर्ची गिर गई हो, मगर जूस के जग मुश्तरका थे। अगर इसके जूस में इस कदर मिठास गिरी हुई हो तो बाकी अफराद के जूस का जायका भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन टेबल पर मौजूद सभी अफराद बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में जूस पीते हुए नाश्ते के साथ इंसाफ कर रहे थे। उसे यकीन था कि फिलहाल वो जो कुछ कहेगा किसी को उस पर एतबार नहीं आएगा, बल्कि राशिद साहब को उसकी बेइज्जती करने का सुनहरा मौका मिल जाएगा। उसने जैसे ही देर से टोस हल्क से नीचे उतारा और कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ। सभी की नज़र उसकी तरफ उठी थी, मगर वह लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने बेड की दाएं तरफ मेज़ रखे पानी के भरे जग को लबों से लगा दिया। पानी को गिलास में डेलने की तक की बर्दाश्त नहीं थी उसमें। बुखलाहट को बुखलाहट में जग को मुंह से लगाने के बाद उसकी शर्ट गर्दन से लेकर सीने तक भीग चुकी थी। वो ड्रेसिंग टेबल का सहारा लिए अपनी सांसें बहाल कर रहा था। दरवाज़ा खुला और अंदर दाखिल हुई। कैसा लगा? नाश्ता पसंद आया? नहीं, वो मुस्कुरा कर खोया हुई। सेकंड से भी कम वक्फा लगा शाहजर को अब समझने कि ये उस लड़की की खार फाकी
खराफाती दिमाग का कमाल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये घटिया खेल खेलने की? हाउ डे यू तहाड़ा! तुम इस कदर नाराज़ क्यों हो रहे हो? तो मैं तो बस तुम्हें इस एहसास से दूर कर दो चार करना चाहती हूँ कि शायद प्यास लगने की तकलीफ़ क्या होती है, हलक में काटने आग कहना कैसे किसे कहते हैं? तुम्हें तो याद नहीं होगा, मगर मैंने ये कभी नहीं भूलूँगी कि तुम्हारी बदौलत इस रोज़ मैं न जाने कितने घंटों तक भूखी प्यासी अपनी किस्मत को रो रही थी। सुबह से शाम हो गई थी, मगर हलक से पानी की बूँद तक नीचे नहीं उतरी थी। मैं चाहती थी कि तुम्हें भी अंदाज़ा हो कि शायद भूख और प्यास से गुज़रना कैसा होता है। कई घंटों के लिए तुम्हें भूखा प्यासा रख पाना नामुमकिन है। नवाबज़ादे जो हो, प्यास लगने पर फ़िल्टर वाटर दस्तयाब है हो ना हो, मंज़ल वाटर खरीद कर पी लेते हो जैसे रईस सादे। लिहाजा मैंने ये तरीका अपनाया ताकि तो कुछ देर के लिए ही सही तुम्हें इस तकलीफ़ का मज़ा चखने दिया जाए। तकलीफ़ तो तकलीफ़ होती है, फिर चाहे वो मिनटों के लिए हो या घंटों के लिए। अपनी बात ख़त्म करके वो गर्दन कड़ाती कमरे से बाहर निकल गई। सबद की आखिरी हदों को छूते शाहज़र ने ज़ोरदार मुक्का दीवार पर दे मारा। वो सारा दिन बेचैन फिरती रही। शाहज़र के कमरे में हर एक को ना घंगालना एक को ना खंगालने के बावजूद उसको लॉकेट नहीं मिला। ये तसव्वुर भी उसे डरा रहा था कि अगर शाहज़र ने हकीकतन उसका लॉकेट कहीं फेंक दिया तो वो क्या करेगी। बचपन से लेकर जवानी तक उसके मरहूम वालिदैन की वाहिद निशानी उसने सीने से लगा कर रखा था, मगर आज वो वाहिद निशानी को भी वो खो चुकी थी। उसे पूरी शिद्दत के साथ शाहज़ाद से नफ़रत महसूस हो रही थी। वो बेबसी की इंतहाओं पर थी। लॉबी से गुज़रते हुए उसकी निगाह मसनी की कमरे की तरफ खुले दरवाज़े पर पड़ी। वो फ़ोन पर गुफ्तगू थी। वो भागते हुए उसके कमरे की चौखट का अबूर करते उससे उससे लिपट गई। उसे भूल गया था कि वो दोनों अजनबी थे। इस घर में वो दोनों एक-दूसरे को नहीं जानते थे। वो मजनी की सारी हदायत को फरामोश कर मीटे बैठी मजनी को देखकर उसका ज़बत जवाब दे गया था। वो जो फ़ोन पर गुफ्तगू थी, उसको अचानक उस्ताद पर चौंक पड़ी। उसने फ़ौरन उससे बेशतर कमरे का दरवाज़ा मक़फ़ल किया और ज़रमीन को बेड पर बिठाकर उस मुकाबिल घुटनों पर बैठ गई। "क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसने कुछ कहा है क्या? भाई से लड़ाई हुई है? कम ऑन जस्ट टेल मी, क्या हुआ है?" और उसे पानी का ग्लास थमाते हुए उसने सवालात की झड़ी लगा दी। "महर, मैं बहादुर लड़की नहीं हूँ, मैं कमज़ोर लड़की हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे किसी को सबक नहीं सिखाना, कोई इंतकाम नहीं लेना। बस यहाँ से कहीं दूर चली जाना चाहती हूँ, सबकी नज़रों से ओझल हो जाना चाहती हूँ। तुमने जैसा कहा था, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। उस दुनिया में सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ तकलीफ़देह होती है। अवर उस शख्स के बगैर ज़िंदगी गुज़ारना जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं। दूम किसी उस शख्स के साथ ज़िंदगी गुज़ारना जिससे आपको शदीद नफ़रत है। और आज मैं उन दोनों सूरतों से गुज़र रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे भाई की बदौलत। आज मेरी दाई माँ मेरे साथ नहीं है। तकलीफ़ की का कम थी जो मैं तुम्हारे भाई के साथ रह कर इस तकलीफ़ को और बढ़ा रही हूँ। मैं इस नफ़रत करती हूँ, उसके साथ एक मिनट भी गुज़ारना मुझे गवारा नहीं है। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ। महर, मेरी मदद करो। मजनू के कांधे पर सर रखे और बिलक बिलक कर रोती, उसके आंसू मजनू के सुनहरे बालों में जज़ब होते जा रहे थे। देखो ज़री, मैं तुम्हें ये सलाह हरगिज़ नहीं दूंगी कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती कि अगर तुमने ये कदम उठाया तो तुम्हारा वो सारा हौसला, तुम्हारा वो तमाद जिसे तुमने बड़ी मेहनत से भरपूर पूरी तरह टूट जाने की बावजूद वापस हासिल किया था, उसे एक बार फिर खो दोगी। तुम एक गिल्ट, एक नाकामी के एहसास के बोझ तले दब जाओगी। तुम सरमीन फ़ारूकी नहीं, सरमीन अफरीदी हो जाओ। जब जी मैं आए तुम इस घर से निकल कर नहीं जा सकती। तुम इस घर की इज़्ज़त हो भले ही तुम उस भाई के इस रिश्ते को नहीं मानती, मगर इस घर के दूसरे अफ़राद की नज़र में तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो लीगल तरीके से डाइवोर्स लेकर जाना होगा, मगर मैं नहीं चाहती कि यहाँ तक बात पहुँचे। तुम जो करना चाहती हो इस घर में रह कर करो। भाई का उसे उनका गुनाह कबूल करवाना चाहती हो, नहीं उन्हें ज़लील करना चाहती हो, शौक से करो। मैं तुम दोनों के दरमियान कुछ नहीं बोल सकती हूँ, और मेरी एक बात ज़हन नशीन कर लो ज़रमीन, कि इस हादसे के मुतालिक तो मैं ज़्यादा नहीं जानती, क्योंकि इस वक्त मैं मुल्क से बाहर थी और इस घर का कोई भी फ़र्द मुझे कुछ बताने पर आमादा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि इस हादसे में भाई कसूरवार थे या नहीं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि भाई शराब नहीं पीते, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं उनकी तरफ से सफाई नहीं देना चाहती थी। उन्हें चाहिए कि वो खुद अपने हक़ में सफाई दें, साबित करें वो बेकसूर थे। हैं तुम अपने उन्हें याशरे ज़्यादा समझती हो तो, मगर यकीन जानो वैसे नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे के हवाले से गलतफहमी का शिकार हो। बचपन से लेकर जवानी तक भाई ने मोहब्बत और तवज्जो ही पाई है। स्कूल हो, कॉलेज हो, वह हर जगह मशहूर और मुकाबिल रहे हैं। सारी ज़िंदगी उन्होंने मोहब्बत पाई, मोहब्बत ही लुटाई है। नफ़रत से इनकार उनका दूर तक कोई वास्ता नहीं। फिर एक दिन अचानक तुम उनकी ज़िंदगी में आई, एक ऐसी लड़की जिसे उनमें कुछ भी कोई ख़ास नज़र नहीं आया था। वो दूसरी लड़कियों के लिए जो उनकी खूबियाँ थीं, तुम्हारी नज़र में वो ख़ामियाँ थीं। तुम्हारी नज़र में वो बस एक अय्याश रईसज़ादे थे। तुमने उनके मुतालिक खबरें शाया करवा दी।
और एक दिन तुमने उन्हें जेल भिजवा दिया। इस हादसे ने उन्हें हिला कर रख दिया। ज़िंदगी में पहली मर्तबा राशिद अंकल के इस कदर जलील हुई हुई होगी तजलील हुई होगी, जिसकी वजह तुम्हें समझते रहे उनकी नज़र में कसूरवार तुम हो थी। अपने वालिद की तजलील का इंतकाम लेने के लिए उन्होंने वो कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो तुमसे इंतकाम कर लेना चाहते थे, वो ये सब गुस्से में करते चले गए। मेरा यकीन करो, तुमसे नफरत नहीं करते। तुम उसे उनसे चाहे जितनी नफ़रत का इज़हार कर लो, तुमसे नफ़रत नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से नफ़रत नहीं की। एक ऐसा शख्स जिससे किसी अजनबी की भी आंसू बर्दाश्त नहीं होते, उस कदर नरम दिल रखने वाले शख्स अपने दिल में किसी के लिए नफ़रत का जज़्बा कैसे रख सकते हैं? ये भी मुमकिन है कि एक हादसे के उनके दिल में गिल्ट का जज़्बा पैदा हो वो तुमसे माफ़ी माँगने का इरादा रखते हो, मगर इससे पहले तुम उनकी ज़िंदगी में आ गई, वो अब तुम उनकी ज़िद बन गई हो। एक लड़की होते हुए तुम उन्हें बर्बाद करने की धमकी देती हो। ये बात उनकी मर्दाना अना को छोड़ रख देती है। तुम उनके सामने नाकाबिल तस्खीर चट्टान की मानद खड़ी हो, जिसे वो तस्खीर करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है एक वक़्त होगा जब वो तुमसे माफ़ी माँगने का इरादा रखते होंगे, मगर फ़िलहाल वो तुम्हारे हौसलों को तोड़ना चाहते हैं। उनकी गिल्ट की वजह का गुस्से ने ले ली है। आखिर में वो एक मर्द जो है, मैं भी कौन-सी बातें लेकर बैठ गई हूँ। हम ऐसा करते हैं कि तुम्हारी दाइमा के पास चलते हैं। तुम ज़रा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई हैं, उन्हें देखोगी तुम बेहतर फ़ील करोगी। आज शाम मैं तुम्हें उनके पास ले चलूँगी। उसकी बाल से हिलाकर मसनी वॉशरूम तक की सिमत बढ़ गई और अपने आंसू पोंछ के कमरे से बाहर निकल आई। दाइमा को देख पाने की खुशी उसने उसका ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। करीबन 15 मिनट बाद मसीह ने अपनी कार रोकी थी। अपनी ऐन मुकाबिल अपनी उनसी कुशादा इमारत को देखकर वह ठिठक गई। वो किसी भी लिहाज से सरकारी अस्पताल नहीं लगता। उसने हैरानी से मजनी की तरफ देखा। उससे कबल को पूछती मजनी ने खुद ही बोल पड़ी, ये वकार अंकल का हॉस्पिटल है। राशिद अंकल ने तुम्हारी दाइमा को यहाँ शिफ्ट करवा लिया। यहाँ उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा। राशिद अंकल के अलावा घर में किसी भी अफराद को दाइमा के मुतालिक कुछ इल्म नहीं है। राशिद अंकल तुमसे जबी बहुत शर्मिंदा थे, इसलिए तुम्हें ट्रांसफ़र के ताल्लुक से कुछ नहीं बताया। जल्द या देर वो तुम्हें इन्फॉर्म कर देते कि दाइमा यहाँ एडमिट हैं। वो ये भी नहीं जानते कि मैं सारी हकीकत से वाकिफ़ हूँ, लिहाजा मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं चल सकती। डॉक्टर हमदानी ने तो खुदा न खास्ता मुझे देख लिया तो फ़ौरन से बेशतर घर के बड़ों को खबर दे कर देंगे। मैं नहीं चाहती कि घर में किसी को भी दाइमा की हालत से मुतालिक खबर हो। सब परेशान हो जाएंगे। मुझे यकीन है तुम भी यही चाहोगी। मसनी की बात सुनकर वो समझदारी से सर हिलाती आगे बढ़ गई। जो ही वो इन्फॉर्मेशन का काउंटर के पहुंची, उसके कुछ पूछने से कबल नर्स का लिबास तन एक लड़की उसके करीब आई थी। मिस, क्या आप ही जरमीन फ़ारूकी हैं? उसने इस बात में सर हिलाया। आप मेरे साथ आएँ। जिस पेशेंट को आप देखना चाहती हैं वो यूसीआई में है। उनसे मिलने के लिए आपको ये लिबास ज़ेबतन करना होगा। यहाँ ख़ुसूसी मरावत मिलने इस पर उसे हैरानी नहीं हुई थी। ये अस्पताल अफरीदी की मलकियत थी। वो उन्हीं तोसत से आई थी। उससे फ़ौरन से उस नीले रंग का लिबास थाम कर नर्स के पीछे कदम बढ़ा दिए। उसने उसे यूसीआई में छोड़कर वह नर्स चली गई। ऑक्सीजन मास्क के नीचे दाइमा को शफीक चेहरा देखकर उसका दिल पक्के फोड़े की माने देखने लगा। वो धीरे धीरे कदम उठाते उनके बेड के नज़दीक आए थे। उनकी आंखें बंद थी। उनका झरियों ज़दा हाथ अपने हाथ में लेकर उसने लबों से लगा लिया। दाइमा, आप कब आंखें खोलेंगी? मैं खुद को बहुत तनहा महसूस करती हूँ, बहुत थक गई हूँ। मैं पक्के बगैर जीते हुए उठे देखें आपको चिड़िया आ गई। आप मेरा इंतज़ार कर रही थी ना? ये सब कुछ मेरी बदौलत हुआ है। आपकी इस हालत की ज़िम्मेदार मैं भी हूँ। मैंने सब कुछ बिगाड़ा है। आप फ़िक्र ना करें, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। हमें कोई ताना नहीं देंगे। फिर से हमारे मोहल्ले में हमारे घर में रहेंगे। सब ठीक हो जाएगा। पहले आप ठीक हो जाएँ, आपके बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। उस पर अकद तारी हो चुका था। वो अपने हवास खो चुकी थी। नर्स दरवाजे से बंद अंदर आई हुई थी। उससे इस हालत में देखकर बड़ी मुश्किल से दाइमा से अलग किया। मसनी कार में इसके मुंतज़िर थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती हॉस्पिटल की इमारत से बाहर आई। वो ज़ोरों कतार रोए जा रही थी। कार का दरवाज़ा खोलकर वो फ्रंट सीट पर बैठ गई। पहली मर्तबा था पहली मर्तबा था जब मजनी ने उसे आंसू बहाने से नहीं रोका था। कदरे सुनसान सड़क के किनारे अपनी बाइक रोककर उसने वो लॉकेट अपनी जेब से बरामद किया था। उसके हादसे के दौरान ये लॉकेट की उसकी जैकेट की जेब में फंस गया। अगर आधा बाहर तो आधा उसकी जेब में लटक रहा था। जरमीन को वापस उसके घर छोड़ने के बाद वो बेमकसद सड़कों पर कार दौड़ा रहा था। तभी उसकी निगाह उसकी पेंडेंट पर पड़ी। इस रोज़ उससे आज के दिन तक वो उसे अपने पास बड़ी हिफाजत के साथ रखता आया था। हॉट शेप पेंडेंट के अंदरूनी हिस्से में एक औरत और मर्द की मुस्कुराती हुई तस्वीर जड़ी थी। वो दोनों उसके माँ बाप थे। जितनी दफ़ा वो उनकी तस्वीर को देखकर चुका था, अब तक वो बासानी बता सकता था कि ज़रमीन ने कौन से नकूश अपनी माँ से जुड़ाए हैं और कौन से अपने वालिद से। उसे बाजू बाज वाम पर उठाकर
लटकते हुए इस पेंडेंट को निगाहें मरकूज़ की। इस रोज़ तुम्हें तुम्हारे जानने के वालों के सामने ज़लील और रुस्वा करने के बाद मुझसे ज़रा बराबर भी खुशी नहीं हुई। एक गिल्ट ने मुझे सार में ले लिया, गुस्से की आग बुझी तो दिमाग सोचने समझने के काबिल हुआ कि तेश में आकर मैंने एक शरीफ और नस पाक दामन लड़के के दामन पर कीचड़ उछाल कर उसे दागदार कर दिया है। मैं तुम्हारे साथ ज़्यादती का कर बैठा, मेरा इंतकाम परफेक्टली इक्वल नहीं था, और शायद इसलिए खुदा का हुक्म है कि इंतकाम लेने से बेहतर माफ़ कर देना, क्योंकि इंसान इतना काबिल नहीं है कि बराबरी के साथ काम कर सके। इस दुनिया में खुद से अहद किया कि मैं बज़ात खुद तुम्हें ये पेंडेंट लौटाऊँगा, तुमसे माफ़ी क माँग लूँगा। हालाँकि मैं जानता था कि तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी। मैं महज़ अपनी तस्कीन, अपने सुकून के लिए करना चाहता था। इस फ़ेल को अंजाम देने के लिए हिम्मत दरकार थी। दिन पर दिन गुज़रते गए, मगर मैं तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं लाशूरी तौर पर इस मौके का मुंतज़िर था जब तकदीर खुद ही हमें एक-दूसरे के मुकाबिल ला खड़ा करे। ऐसा पहले होता तो आया था, तकदीर हमें एक दूसरे से मिलाई आई थी, मगर अफ़सोस तुमने वो मौका नहीं आने दिया कि मैं तुमसे माफ़ी माँगता। तुम जबरन मेरी ज़िंदगी में घुस आई। तुम्हारी इस हरकत ने मेरी अंदर की नदामत को धो दिया। अब शायद ही ये मुमकिन हो सकेगा कि मैं तुमसे अपने गुनाह के लिए माफ़ी माँगूँगा, क्योंकि जो जहाँ इंतकाम होता है वहाँ मुआफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। वो तसव्वुर की आँखों से ज़मीन को देख रहा था। उसने लॉकेट अपनी जेब में ठूँस कर बाइक स्टार्ट कर दी। तो ये था आज के। वो अस्पताल से लौटकर धीरे-धीरे कदम उठाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उसे अपना आप निढाल और थका हुआ महसूस हो रहा था। बस ये इस कदर गैर इरादी तौर पर रुक के गए। राशिद साहब के कमरे के दरवाज़े बस ज़रा-सा खुला रह गया था। उनके लबों पर उसका नाम था। नाम महसूस उस तरीके से उनके उनके कान उसके कान उनकी बात सुनने लगे। ज़मीन इस घर की बहू है, नहीं ही नहीं हमारी इज़्ज़त भी है, और मैं आप सब की गुज़िश्ता रवैयों के तल्लक जो वज़ाहत तलब करना चाहता हूँ। यहाँ तक तो ठीक था कि सब आप सभी मुताबिक मेरी मर्ज़ी शाह की कोई बात नहीं कर रहे, इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, ताकि वो अपने किए पर शर्मिंदा हो, उसे एहसास हो कि वो गुनहगार है। उसने कोई इंतकाम नहीं लिया, उसने गुनाह किया है, मगर अफ़सोस इस सारे में आप सबको उस मासूम बच्ची पर ज़रा-सा भी रहम ना आया। शाहज़र के गुनाह की सज़ा उस मज़लूम को क्यों दी जा रही है? मैंने गौर किया है कि इस घर में कोई भी फ़र्द उसे मुख़ातिब नहीं करता। वो जब भी किसी से भी कुछ कहने की कोशिश करती है, तब बड़ी ही बेरहमी से किसी के साथ उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। राशिद साहब देश में आ चुके थे, मगर भाईजान इस सूरत-ए-हाल की ज़िम्मेदार वो लड़की की ही है। इस हद असद जज़्बाती बेवकूफ़ किस्म की लड़की है। ज़रा-सी बात का पतंगा बनाने की क्या ज़रूरत थी? इस बेवकूफ़ की बदौलत शाहज़र की ज़िंदगी में मुश्किल हो गई है। हमसे वो लड़की शहर में बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आपने उसके घर में शाहज़र की ज़िंदगी में शामिल कर दिया, और अब आप चाहते हैं कि हम उसे इज़्ज़त दें, इसके मोहब्बत से पेश आएँ। वक़ार साहब ने नफ़्स से सर झटका। दरवाज़े के बाहर खड़ी ज़रमीन को अपना आप असद बेवक़्त महसूस हुआ था। उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे। शर्म आनी चाहिए वक़ार, तुम्हें शासर की तरफ तारी करते हुए वो लड़की तुम्हें जज़्बाती बेवकूफ़ नज़र आती है, और तुम्हारे लाडले ने कौन-सी समझदारी का काम अंजाम दिया है। अब तक अपने गुस्से का निशाना इस लड़की को बनाकर इसकी ज़िंदगी को तमाशा बना दिया। क्या उसने जज़्बाती बेवकूफ़ाना फ़ी का मुज़ाहरा नहीं किया? उस लड़की की सर पर से छत छीन गई, और यहाँ आपका बेटा आलीशान कमरे में आराम से सोता रहा, और आपको लगता है कि शाहज़र की ज़िंदगी मुश्किल हुई थी। और रही बात उन दोनों के निकाह की, तो ये लड़की उसका ज़र्फ़ है। उसने शाहज़र के निकाह के लिए मंजूरी दी है, वरना कौन सी शरीफ लड़की इस कदर नाज ज़ेबा हरकत करने वाले को, उससे दुनिया की नज़रों में ज़लील करने वाले को अपने शोहर को तस्लीम करते हैं। खैर, मैं बस ये चाहता हूँ कि इस घर का हर फ़र्द उसे इतनी ही इज़्ज़त और मोहब्बत दे सके जिसकी वो हकदार है। अपनी बात कहकर राशिद साहब शायद उठ खड़े हुए थे। कदमों की आहट पर वो अपने कमरे में चली आई। आज उस पर ये राज अफ़शा हुआ था कि इस शहर के लोग राशिद साहब को इस कदर इज़्ज़त और अहमियत से क्यों नवाज़ते थे। बिलाशुबा वो इस घर में बसने वाले दूसरे रईसों से मुख्तलिफ थे। वो एक अज़ीम इंसान थे। उसे शाहज़र की किस्मत पर रश्क हुआ। उसकी रगों में एक असम शख्स का खून दौड़ रहा था। रात के खाने पर चार्जर हाज़िर नहीं था। ग़ालिबन ये उसकी ख़ुफ़गी का इज़हार था। जल्दी-जल्दी वो 2-4 नवालों को हलक से उतार कर वो एक बार फिर लॉकर की तलाश में जत गई। उसकी ज़ुबान दुआओं के व्रत करने में मसरूफ़ थी, और हाथ मुख्तलिफ़ दरवाज़ों को खोलने बंद करने में लगे थे। उसे बदहवास सी चीज़ों को उल्टे-पुल्टे देखते हुए दरवाज़े से वो ही वापस मुड़ गया। इज़्तिराब व बेचैनी की ज़िंदा तस्वीर बनी वो शाहज़र को एहसास और नदामत में मुबतला कर रही थी। वो उसकी चीज़ वापस से लौटाना चाहता था, लेकिन खुद अपने हाथों से वो लॉकेट सौंपना उसके नाक के खिलाफ था। उसने धीरे में ढेर बन में मुब्तला वो हॉल में चला आया। उसकी निगाह सोफ़े पर बैठी दुआ पर पड़ी। दुआ अशर की बेटी थी। सारे घर की लाडली दुआ बेहतरीन जासूस थी। उसकी नज़रों से कुछ भी छुप बच नहीं पाना नामुमकिन था। वो मुस्कुराता हुआ उसके नज़दीक चला आया। वो अपनी ड्राइंग बनाने में मसरूफ़ थी। उसे बातों में उलझाकर कमाल महारत से उसने वो लॉकेट सोफ़े पर पास फ़र्श पर गिरा दिया। बहुत जल्द वो लॉकेट अपने मालिक के पास पहुँचने वाला था। वो उनके पौधों को पानी दे रही थी, तभी उसकी नज़र झूले पर बैठी बच्ची पर पड़ी। उसे खुशगवार हैरत हुई। आन खेरी उससे कबल उस घर में कोई बच्ची नहीं देखी थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए उसके पीछे आई।
पास आ गई। पहुँची वो झूले पर बैठी रंगीन किताब पर पोएम पढ़ने में मसरूफ़ थी। उससे कब्र के सरमीन उससे कुछ पूछती, उसके निगाह के उसके गले में लटक रहे लॉकेट पर पड़ी। उसे हैरत का शदीद झटका लगा। हाउ आर यू? आई एम दुआ। हेलो आंटी, मैं मिसेस अशर अफरीदी की डॉटर हूँ। उसने अपना फूला हुआ नरम हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। काली चमकती हुई बड़ी-बड़ी आँखें, काले रेशमी कमर पर गिरते बाल, रुई जैसे सफ़ेद फूले हुए गाल। उस घर में कोई आम सूरत भी था या नहीं, कभी क्या सभी रईसों के घरों में बसने वाले तमाम अफराद खूबसूरत हुआ करते हैं, सिर्फ अफरीदीस को ये शर्फ हासिल था। उसने हैरानी से उसका नरम हाथ थामा था। तुम मुझे जानती हो? हम तो पहली बार मिल रहे हैं। उसे चूल्हे पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा, अब मुझे नहीं जानती हो तो क्या हुआ, मैं तो आपको जानती हूँ, आप शाहसर चाचू की वाइफ है ना। एक्चुअली मैं कल ही अपने घराने की यहाँ से लौटी हूँ। तभी मेरी मॉम ने बताया कि शाहज़द चाचू की मैरिज हो गई है और घर में एक नई आंटी आई हैं। आपको देखते बच्चों ही में समझ गई कि आप ही नई आंटी हैं। वो अपनी उम्र से कम कहीं ज़्यादा समझदार मालूम हुई, तो ज़ाहिर उसकी महू गुफ्तगू मगर उसके ज़हन लॉकर में अटका हुआ था। दुआ, क्या ये लॉकर तुम्हारा है? उसकी बर्दाश्त जवाब देगी तो उसे मिलाकर पूछ ले, लॉकेट मेरा कैसे हो सकता है आंटी, ये तो आपका है। दुआ ने लॉकेट अपने गले से उतारते हुए मुस्कुरा कर कहा, एक्चुअली कल रात मुझे हॉल में सोफे के पास पड़ा नजर आया, मैंने उसे उठा लिया। मेरी मॉम के पास भी ऐसा ही एक लॉकेट है, मगर पेंडेड हार्ट शेप का नहीं है। स्केयर है। मैंने घर में सबसे पूछ लिया सिवाय शाहजर चाचू के, उसके बारे में कोई नहीं जानता। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपका है। मैंने उसे अपने गले में पहन लिया था कि जब आपसे मिलूंगी तब लौटा दूंगी। वो बच्ची पल पल उसे हैरान कर दिए किए जा रही थी। ओहो आंटी, आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हैं? अपनी चीज़ों को लेकर आइंदा से ध्यान रखिएगा। उसने बूढ़ी नानी की तरह नसीहत करते झूले पर खड़ी होकर उसकी चोटी आगे करते हुए लॉकेट उसके गले में पहनाया था। बेसाख्ता उसे उस बच्ची पर ढेरों प्यार आया था जिसने उसकी अजीज तरीन शय उस तक पहुंचाई थी। तो ये था आज के नंबर का पार्ट कैन। कैसा लगा आप सब लोगों का नॉवल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और जिस समय तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काले लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल सुपर स्टार पहले कर। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।